चलिए हम लोग पढ़ते हैं कल से आगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल 3 तरह का पोजीशन होता है। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एनी पोजीशन, यानी कि हिंदी में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति। ठीक है, उसी हर पोजीशन में डायपोल से जुड़ा हुआ कुल 9 तरह का एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है। ठीक है, जिसका डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में आ सकता है और उससे जुड़ा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा स्थिति, अक्षीय स्थिति का। अक्षीय स्थिति में जो ये बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2πr by r² minus l² का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2πr by r² minus l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में है कि यदि यानी कि इफ r बहुत बड़ा हो जाए l से, तो वैसे डायपोल को बोलते हैं छोटा द्विध्रुव या आदर्श द्विध्रुव, स्मॉल डायपोल या आइडियल डायपोल। स्मॉल डायपोल के लिए ये जब भी एक बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा हो जाता है तो छोटे वाले का वैल्यू 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2πr by r² minus 0 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1/4πε0 2πr by r² का स्क्वायर मतलब r⁴। यहाँ r³ हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 1/4πε0 2p/r³। ये हो गया छोटा द्विध्रुव के लिए। ठीक है, ई का वैल्यू, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू। जबकि मेन जो एक्सियल पोजीशन का है, अक्षीय स्थिति का वैल्यू है वो ये है। ठीक है, और इसी अक्षीय स्थिति में जो भी होता है विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r² minus l²। 1/4πε0 p/r² minus l²। ठीक है, और इसी में जब द्विध्रुव फिर हो जाएगा आदर्श यानी कि छोटा द्विध्रुव, आइडियल डायपोल या स्मॉल डायपोल, तो फिर l के बदले 0 रख दिया आदर्श द्विध्रुव के लिए। ये हो जाएगा 1/4πε0 p/r² और वो ये 0 हो जाएगा, तो v का केवल इतना आंसर बचेगा 1/4πε0 into p/r²। ये हो गया अक्षीय स्थिति का एक विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। एक सामान्य जो फॉर्मूला है और एक जो आइडियल डायपोल यानी कि छोटे द्विध्रुव के लिए बनता है वो फॉर्मूला। ठीक, दूसरा जो स्थिति होता है उस स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। उस स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो ई होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4πε0 into p by r² plus s, ये r² plus l² पे पावर 3/2। 1/4πε0 into p by r² plus l² पे पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया मेन फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का निरक्षीय स्थिति का यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन का। फिर से स्मॉल डायपोल के लिए यानी कि छोटे द्विध्रुव के लिए l का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 1/4πε0 into p by r², 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4πε0 p/r³। ये हो गया स्मॉल डायपोल का जिसमें l का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, इसमें l का वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये मेन फॉर्मूला हुआ निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र का, और ये हुआ छोटा द्विध्रुव यानी कि स्मॉल डायपोल, आइडियल डायपोल रहेगा तब। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से रिलेशन भी होता है कि अक्षीय स्थिति जो होता है, अक्षीय स्थिति का आप देखिए यानी कि एक्सियल का अक्षीय स्थिति का देखिएगा, तो आंसर था छोटे द्विध्रुव के लिए 1/4πε0 into 2p/r³।
तो इसमें अगर 2 को हम अलग कर लें 1/4πε0/r³ इंटू 2, तो ये जो बाकी जो बच रहा है आंसर, ये जो बाकी पूरा आंसर है, ये आंसर हो रहा है हम लोग का किसका, निरक्षीय स्थिति का, यानी कि इक्वेटोरियल का, निरक्षीय का। ठीक है, तो अक्षीय बराबर हो जाता है ई निरक्षीय गुने दुगना, यानी कि दुगना होता है। ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, या हिंदी में इसी को बोलेंगे हम लोग ई अक्षीय बराबर 2 गुने ई निरक्षीय। लेकिन ये होता है केवल छोटा द्विध्रुव के लिए, छोटा द्विध्रुव के लिए। ठीक है, स्मॉल डायपोल के लिए ऐसा होता है कि अक्षीय का जो वैल्यू है, यानी कि एक्सियल का जो वैल्यू है, वो इक्वेटोरियल का दुगना है। अभी जो पीछे फॉर्मूला बनाए थे, तो अक्षीय में इतना आंसर था एक्सियल में, जबकि निरक्षीय में केवल इतना आंसर। तो यहाँ से 2 को हटा लेंगे तो डबल हो जाएगा वैल्यू निरक्षीय का। ठीक है, ये हो गया अक्षीय का और निरक्षीय में संबंध दोनों, कि अक्षीय का जो वैल्यू होता है वो निरक्षीय का डबल होता है, दुगना होता है। दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ गए तो ये कहलाए निरक्षीय और ये हो गया इसका अक्षीय। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र जो था वो आधा था और अक्षीय में उसका दुगना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बढ़ेगा। कब, निरक्षीय से अक्षीय में जाने में। यहाँ पे कम है और यहाँ पे जाके दुगना हो जाएगा, तो यहाँ का दुगना हुआ मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो बढ़ेगा वैल्यू। और यही जब अक्षीय से निरक्षीय में, यानी कि एक्सियल से इक्वेटोरियल में जाएंगे तो यहाँ पे दुगना है और यहाँ जाके आधा हो जाएगा, मतलब घटेगा वैल्यू। ठीक है, अब निरक्षीय का जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो 0 होता है। जितना प्लस में उतना ही माइनस में हो जाता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इक्वेटोरियल में जो भी होता है वो बराबर होता है 0। ठीक है, तो विभव हो या विद्युत क्षेत्र हो, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों का ही वैल्यू निरक्षीय से अक्षीय में जाने पे बढ़ेगा। निरक्षीय में कम होगा, अक्षीय में ज्यादा होगा, यानी कि इक्वेटोरियल में छोटा वैल्यू होता है, एक्सियल में बड़ा वैल्यू होता है। तो निरक्षीय से अक्षीय में जाएंगे तो बढ़ेगा दोनों का वैल्यू, अक्षीय से निरक्षीय में जाएंगे तो दोनों का वैल्यू घटेगा। ठीक, अब जो तीसरा पोजीशन है वो है एनी पोजीशन। एनी पोजीशन मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, तो किसी भी स्थिति में कहते हैं जब ना तो अक्षीय में होगा और ना ही निरक्षीय में होगा, तो उसको, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है कितना, 1 निरक्षीय, क्या सा बता रहे हैं, पहले अक्षीय पर है, फिर निरक्षीय पर है और फिर अभी पढ़ रहे हैं किसी भी स्थिति का, तो इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1/4πε0 p/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो विद्युत क्षेत्र बनता है इसका केवल बनता ही है छोटे द्विध्रुव के लिए, किसी भी स्थिति वाला, एनी पोजीशन वाला केवल बनता है स्मॉल डायपोल के लिए, वो इसका वैल्यू है। अब यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ पे थीटा आ रहा है और कोस थीटा, तो कोस थीटा में सबसे बड़ा वैल्यू 0 पे, कोस 0 का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा 1 के। थीटा जब 90 रखेंगे तो कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, और जब थीटा 180 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। हालांकि 180 पे ये होगा ना, जब वही बोले अक्षीय रहेगा यानी कि एक्सियल रहेगा, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो बनेगा कितना, सबसे अधिक होगा, और 90 पे इसका मिल जाएगा। यानी कि जब इसमें वैल्यू में आप रख दीजिएगा कौन सा, 0 रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा अक्षीय का, और जब 90 रख दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा निरक्षीय का। विद्युत क्षेत्र आप रख के देख लीजिए, तो जैसे 0 रखें तो कोस 0 का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे रख दिए कोस 0 तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी कि 4 का रूट कितना निकलेगा 2। तो इसके लिए हमारा थीटा 0 रखने पे आ रहा है वैल्यू 1/4πε0, और इस पूरे से 4 का रूट निकलेगा 2, तो 2p/r³। पीछे अभी देखिएगा तो यही आया था अक्षीय स्थिति का और स्मॉल डायपोल का।
मतलब छोटा द्विध्रुव का। यही जब वैल्यू हम लोग रख लेंगे कितना, थीटा का 90, तो 90 जब रखेंगे तो ये जो है ये बन जाएगा 0, तो 0 इंटू होके 0 ही रह जाएगा, गुना होके 0 ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट भी होगा 1 ही होगा, यानी कि इस पे जब रखेंगे 90 रखेंगे तो ई का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाई आर क्यूब। यही आ ही रहा था पीछे निरक्षीय स्थिति का। तो ये इस तरीके से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का वैल्यू आप किसी भी स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप बना सकते हैं अक्षीय का भी वैल्यू, और किसी भी स्थिति में आप जब थीटा 0 रख दीजिएगा तो एक्सियल का वैल्यू बन जाएगा, जब थीटा 90 रख दीजिएगा तो इक्वेटोरियल का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसी भी स्थिति का। अब किसी भी स्थिति का आगे विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी स्थिति का कितना होगा, मतलब किसका वैल्यू, V का वैल्यू कितना होगा। तो V का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू होता है ये स्मॉल डायपोल का होता है, ये जो वैल्यू होता है वो स्मॉल डायपोल का होता है। ऐसे होगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ पे रखिए अगर वैल्यू ये 0 रखिए तो आ रहा है पहला आंसर P बाई आर स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। हाँ, ये वैल्यू आ जाएगा। cos 0 रखिएगा तो 1 होगा, और जो अक्षीय का आ रहा था वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यही वैल्यू था। और नीचे का 0 आता तो cos 90 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। थीटा यहाँ पे 0 रख दिए तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो आ जाएगा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये हो गया अक्षीय स्थिति का। और यही जब थीटा रख देंगे इसमें 90 डिग्री तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 90 का वैल्यू 0 है, 0 से पूरा इंटू होके पूरे वैल्यू को ही 0 कर देगा, यानी कि V का वैल्यू 0 होता है, 0 ही हो रहा था पीछे। ये हो गया कुल 6 तरह का एक्सप्रेशन अक्षीय का, तो एक क्षेत्र और एक विभव यानी कि एक फील्ड और एक पोटेंशियल, फिर निरक्षीय का तो एक क्षेत्र और एक विभव, और फिर एक किसी भी स्थिति का तो। ठीक, अब इसके आगे जो फॉर्मूला है कुल 9 एक्सप्रेशन होता है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो 3 पर 3 का दुना मतलब 6 हो गया। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो टॉर्क का होता है। टॉर्क इसमें होता है, अभी इलेक्ट्रिक वाला पढ़ रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ठीक है, इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्रॉस जब भी हटाते हैं तो साइन आता है, साइन हटा देंगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, ये हो गया किस फॉर्म में, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में होगा टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, उसके बाद इस पे आइए, इसका यूनिट बनाइए, SI यूनिट, SI यूनिट यानी कि मात्रक बनाइए। ऐसा यूनिट मात्रक बनाइएगा तो यहां से भी बना सकते हैं ऐसे। इसका न्यूटन मीटर होता है तो ये P जो है वो Q इंटू 12 होता था, कूलम मीटर होता है P का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम होता है। तो कूलम से कूलम कट गया, आंसर बच गया कितना, न्यूटन मीटर। दूसरा बीमा डायमेंशन, तो इसका होगा ATL और इसका होगा ML T-3 A-1। ठीक है, तो क्या बचेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया। उसके बाद हो गया बाकी जो बच रहा वो लिखिए ML इंटू L स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 T-2, ये हो गया, ये हो गया इसका बीमा। बाकी ये सदिश क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से इसमें साइन है, मतलब साइन में सबसे बड़ा वैल्यू 90 पे मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180, दोनों पे वैल्यू इसका आएगा मिनिमम, सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला में साइन लगा हुआ, ये हो गया इतना पॉइंट जुड़ा हुआ, टॉर्क से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके आगे का एक है वर्ग यानी कि कार्य होता है। कार्य का फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो कार्य किसी भी तरह का कार्य होगा, या साई मात्रक जूल,
दूसरा बीमा जो होगा, डायमेंशन जो होगा वो काज का डायमेंशन ml²t-2। इसमें फिर जब सबसे बड़ा सबसे छोटा ढूंढिएगा तो यहाँ कोस है, कोस में इसके आगे माइनस लगा, इस कारण से वैल्यू जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। कोस 0 रखिएगा तो 1 होगा, यहाँ पे अगर 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 0 के लिए 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 इंटू, यानी कि थीटा बराबर 0 के लिए 0 होगा वैल्यू। थीटा अगर 90 रखेंगे तो कोस 90 का 0 होता है, 1 में से 0 घटेगा तो पी बचेगा, ये होगा। और थीटा जब रखेंगे 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2p। अब देखिए क्या हो गया, 180 पे ही इसका वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे अधिक और ये 1 0 0 जो हो गया इसका न्यूनतम वैल्यू हो गया, और 90 वाला जो हो गया इसका मीन वैल्यू हो गया, माध्यमान ना तो सबसे बड़ा और ना ही सबसे छोटा। ये हो गया। कार्य हमेशा कैसी राशि है, अदिश है, यानी कि स्केलर है। हो गया, ये हो गया कार्य का। और एक लास्ट जो इसका है डायपोल से जुड़ा हुआ वो होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos थीटा। ठीक, वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे सदिश रूप में, तो ये हो जाएगा cos हटाएंगे तो डॉट आएगा, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। कोस का मतलब ये होता है कि दुगुना जो हो रहा है दोनों वो सदिश है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा, गुणनफल बनेगा, वो अदिश है। और इसी के पीछे भी साइन वाला पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये होता है इधर भी दोनों सदिश है और गुणनफल भी उसका सदिश। साइन वाले को बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल और कोस वाले को बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट जो हो गया वो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डॉट लगाते हैं हमेशा स्केलर के लिए, अदिश हो गया। ठीक, वेक्टर फॉर्म में ये जो है वो अदिश है। ठीक, उसके बाद आइए इसमें यस आई यूनिट एनर्जी ही है, तो एनर्जी का तो जूल ही होगा। फिर बीमा डायमेंशन पे आइए, तो कार्य का बीमा ही ऊर्जा का बीमा होता है ml²t-2। ठीक है, उसके बाद आइए किसमें, सी नंबर, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा। एक बोलते हैं इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन की अवस्था और असंतुलित अवस्था जो होता है। तो जब 0 होगा वैल्यू तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और 0 रखेंगे तो 0 का वैल्यू 1 होगा तो माइनस पी, u इज इक्वल टू माइनस पी, थीटा इज इक्वल टू 90 पे 0 0 से इंटू होके u इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि पीई। ये हो गया वैल्यू सबसे बड़ा। ऐसे भी कोस वाले में जो होना चाहिए जनरल में होना चाहिए 0 पे सबसे बड़ा, 180 पे सबसे छोटा, लेकिन जब भी वैल्यू आगे में माइनस लगा रहेगा वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम हो गया 180 का ही और मिनिमम हो जाएगा 0 का, और ये हो गया फिर भिन्न वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू, माध्य वैल्यू। ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया 180 पे, सबसे कम हो गया 0 पे, और ये 90 डिग्री पे इसका माध्यमान होगा। ठीक है, अब इसके आगे जो होता है वो होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि धारिता। धारिता में क्या होता है, Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q इज इक्वल टू CV होता है। यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग धारिता बोलते हैं या कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से जब C निकालेंगे तो इसका आंसर बनेगा C इज इक्वल टू Q/V। ठीक, अब इसका यस आई मात्रक निकालेंगे, यस आई यूनिट निकालेंगे, तो चार्ज का कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग फैराड बोलते हैं, फैराड। दूसरा बीमा निकालिए, डायमेंशन निकालिए, तो चार्ज का हो गया 80 और इसका हो गया ml²t-3a-1, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा सब माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस, m-1 l-2 t3 और एक t पे पावर 4 और a का स्क्वायर। ये हो गया इसका बीमा। a को आप बदल सकते हैं किससे, i से। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटी का बीमा। उसके बाद हो गया ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों अदिश है, क्योंकि यहाँ चार्ज भी अदिश है और पोटेंशियल भी अदिश है। ठीक,
उसके बाद क्या हो गया, जो किसी स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। यहाँ आर जो है वो रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि गोलाकार वस्तु के लिए, ये बता रहा है त्रिज्या को, त्रिज्या का वैल्यू। तो जब कोई गोलाकार वस्तु होगा, आवेशित वस्तु होगा, तो उसके लिए दायित्व का सूत्र होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ठीक है। उसके बाद देखिए होता है जब छोटे छोटे बूंद को स्मॉल ड्रॉप को मिला के, मान लीजिए टोटल नंबर n है, इसको मिला के एक बिग ड्रॉप बना दीजिए, बड़ा सा बूंद बना दीजिए, इसमें भी कुल 6 तरह का आंसर बनता है, कुल 6 तरह का आंसर बनता है, जिसमें जो मेनली यूज होता है वो C डैश का होता है। इसका फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू C इंटू n की पावर 3। ये C हो गया, सबका आइडेंटिकल होता है, और इसका मान लीजिए C डैश है। ठीक, उसी तरह से इसका जब बनाइएगा दूसरा R डैश का, तो R इंटू n पे पावर 1/3। ये पीछे वाला C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, अभी जो फॉर्मूला पीछे लिखे थे 4πε0 इंटू R, उसी से हो गया कि जैसे जैसे C बदलेगा वैसे वैसे R बदलेगा। तीसरा जो होता है वो होता है इसका क्या बोलते हैं, चार्ज का। Q डैश जो होता है वो बराबर होता है n इंटू Q के, इस सब का Q है तो इसका Q डैश अगर है तो जितना नंबर है उसमें Q को इंटू कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ जो वैल्यू है वो है एक पोटेंशियल का, पोटेंशियल का होता है एक, और बच रहा है क्या क्या, एक पोटेंशियल बच रहा है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बच रहा है। सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू n पे पावर 1/3 ही होता है। फिफ्थ वाला होता है V डैश, V इंटू n पे पावर 2/3, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी U डैश, U इंटू n पे पावर 5/3 होता है। ये कुल 6 फॉर्मूला है जिसमें क्वेश्चन बनेगा आपको स्फेरिकल आइडेंटिकल ड्रॉप के लिए। कुल 6 तरह का फॉर्मूला है। ठीक है। एक कैपेसिटी का, एक रेडियस का यानी कि एक धारिता का, एक त्रिज्या का, एक आवेश चार्ज का, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का, एक विभव का यानी पोटेंशियल का, और एक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। कुल 6 तरह का फॉर्मूला बनेगा स्मॉल ड्रॉप से, जब आप कोई बिग ड्रॉप को बनाइएगा कंबाइन करके तब। ठीक है। ये हो गया कुल 6 तरह। ये जो है फॉर्मूला बिल्कुल एक साथ आप ध्यान में रख सकते हैं सबको। ऐसे मेनली जो यूज होगा ये कैपेसिटीज पे क्वेश्चन आता है, चार्ज पे या और रेडियस पे, ये 3 ज्यादा यूज होता है। इन तीनों का यूज जो होगा उसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी का, ये U का और सिग्मा डैश का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही कम यूज होता है, रेयर में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला सारा ध्यान में रखना है। ठीक है। फॉर्मूला आप जितना ज्यादा मेमोराइज कीजिएगा, जितना ज्यादा देखते रहिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल आपको ध्यान में रख जाएगा। ठीक है। ये हो गया अलग अलग ड्रॉप के लिए। ठीक। उसके बाद जो होता है वो होता है किसी चार्ज कंडक्टर के लिए, आवेशित चालक के लिए, चार्ज कंडक्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का 2 फॉर्मूला होता है, एक 1/2 Q²/C और एक होता है 1/2 CV²। ये 2 फॉर्मूला हुआ स्थितिज ऊर्जा का चार्ज कंडक्टर के लिए यानी पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। उसके बाद जो होता है ये होता है कि जब 2 चार्ज कंडक्टर के बीच में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि आवेश का पुनर्वितरण होता है, तो उसके लिए V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू C1 कॉमन पोटेंशियल जो होगा वेनिस्ट विभव C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, V का फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल का, जो दोनों मिला के वेनिस्ट हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों कंडक्टर का, एक साथ चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट यानी कि पुनः बांटने पे वो होगा। उसके बाद फिर एक इसका आंसर बनता है एनर्जी कितना लॉस होता है, घटने का, ह्रास जिसको बोलते हैं, ऊर्जा का ह्रास। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में C1 प्लस C2, ये डेल्टा U इज इक्वल टू। ठीक है। तो ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का जो ह्रास का वैल्यू होता है वो इतना है। ठीक है।
इसमें अब बिल्कुल एक क्लास में, यानी कि अगले क्लास में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा फॉर्मूला लगभग खत्म हो जाएगा, मतलब 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव सब जो है वो समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स से जितना रिलेटेड जो पॉइंट होता है वो पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा सा चैप्टर है और उससे मार्क्स जो आपका आता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी अधिक आएगा, तो उसको पढ़ेंगे। बाकी डेरिवेशन जो है वो आपको अलग से बताया जाएगा, बार बार बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं, अभी आपको केवल ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं।